Now we will see what is kingdom fungi. So, kingdom fungi. तो जब साइंटिस्ट ने सारी दुनिया की जितनी भी लिविंग चीज़ें थी इनको 5 कैटेगरी में बांटा। 5 कैटेगरी क्या कहती थी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। उन 5 कैटेगरी में जो एक कैटेगरी थी वो फंजाई भी थी। तो फंजाई असल में होते क्या है? फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई हैं वो ज़्यादातर खुले आंखों से दिखते नहीं हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े भी होते हैं, जो बिग या जिनको हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। जैसे कि मशरूम वगैरह है, वो तो बड़ा होता है, दिखता है। और ये फ्री लिविंग होते हैं और ये कहीं भी हो सकते हैं। मॉइस्ट सॉइल में हो सकते हैं या फिर डैम्प प्लेसेस में हो सकते हैं, या फिर ये मॉइस्ट और डैम्प वुड पे हो सकता है, जो लकड़ी होती है उन पे हो सकते हैं, ट्री लॉग्स पे हो सकते हैं। इनका हैबिटेट जो है वो बहुत डाइवर्स होता है। इसका मतलब ये है कि जो फंगस है वो दुनिया में लगभग हर जगह दिख जाएगा, चाहे कोई कहीं भी चला जाए। बहुत हॉट क्लाइमेट है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या कहीं अगर बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन फंजाई हर जगह मिलता ही मिलता है। फंजाई बहुत सी जगह ह्यूमंस के यूज़ में भी आता है। जैसे कि इनके कई यूजेस हैं। जो हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड बनाने में हमारी मदद करता है फंगस। ये फंजाई से ही ब्रेड बनता है। या फिर लोग बियर पीते हैं, ये बियर भी फंगस से बनती है। या फिर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का सोर्स होता है फंगस, और बिना एंटीबायोटिक के आज के टाइम में तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीबायोटिक, और ये फंगस से मिलता है। और जो सबसे पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी वो भी फंगस से ही हुई थी, जो कि पेनिसिलियम था। एक फंगस था जिसको हम पेनिसिलियम बोलते हैं। इसकी वजह से ही एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे एक साइंटिस्ट, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी सबसे पहले पेनिसिलियम फंजाई में। ये सब चीज़ हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा फंजाई से चीज़ भी बनता है, कई तरह का चीज़ बनता है फंजाई से ही। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनको हम खाते हैं, जिनका एग्जाम्पल है मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये एडिबल फंजाई हैं। या फिर मशरूम हो गया, हम मशरूम भी खाते हैं, ये भी एक फंजाई है। ये सब हम अभी देखेंगे आगे चल के। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में हमारी मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट की या फिर एलिमेंट्स की या फिर कुछ गैसेस की जो एटमॉस्फेयर में या सॉइल में रिसाइकिल होता है, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। और वो क्या क्या होता है? न्यूट्रिएंट या फिर गैसेस का रिसाइकलिंग। और ये जिन चीज़ों का रिसाइकलिंग होता है वो क्या क्या है? ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग फंगस करता है, कार्बन की करता है, नाइट्रोजन की करता है, और फॉस्फोरस की भी करता है। अब हम देखते हैं कि फंजाई में सेल कैसा होता है। सेल जो होता है फंजाई में यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेल्युलर हैं, मोस्टली, नॉट ऑल, बस मोस्टली। और कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो यूनिसेल्युलर हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? और यूनिसेल्युलर फंगाई का एग्जांपल है ईस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसेस भी बोलते हैं। ये एक फंजाई है जो कि यूनिसेल्युलर है। और ये जो सैक्रोमाइसिस है या ईस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई होता है, क्योंकि जो ब्रेड बनती है और वाइन बनती है और बियर बनती है, ये तीनों चीज़ इससे ही बनती है। और जो मल्टी सेल्युलर फंजाई हैं ये कई तरह के होते हैं।
सिनोसाइटिक होते हैं या फिर सेप्टेट होते हैं या असेप्टेट होते हैं। ये सब एग्जाम्पल हम आगे चल के जब हाइफा और माइसीलियम के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब कवर हो जाएगा। फंजाई का जो न्यूट्रिशन है ये बहुत डाइवर्स है। जो न्यूट्रिशन होता है ये बहुत कैसा है, डाइवर्स है। डाइवर्स होने का मतलब ये है कि इसके बहुत तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ये लगभग हर तरीके से अपना खाना लेते हैं। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि सारे जो है वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, मोस्टली जो है वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सैप्रोफाइट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉप्रोफाइट्स हैं, कॉप्रोफाइलस है, कुछ ऐसे हैं जो कॉप्रोफाइलस है, कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक भी हैं। अब सबका एग्जाम्पल भी हम एक एक करके देखेंगे। पहला कौन सा, या तो सैप्रोफाइट हो सकता है या कॉप्रोफाइलस हो सकता है या पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो माइकोरहाइजा भी बनाते हैं। माइकोरहाइजा भी एक तरह का फंगस ही होता है, फंगस से मिल के बना होता है। सैप्रोफाइट्स का मतलब ये है कि जो चीज़ें डेड होती हैं या फिर डिकेइंग होती है, डेड एंड डिकेइंग, जो चीज़ें मर चुकी हैं या फिर मरने के बाद सड़ रही हैं, उनसे ये अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉप्रोफाइलस का मतलब होता है जो डंग पे, जो एनिमल वेस्ट होता है उसके ऊपर जो फंगस जमता है उससे अपना खाना लेता है, वो होता है कॉप्रोफाइलस। पैरासाइटिक वो फंगस होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज करके अपना खाना लेता है। और सिम्बायोटिक वो फंगस होता है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में होता है। जैसे कि ये फंगस बैक्टीरिया को कुछ देगा और बैक्टीरिया इसको बदले में कुछ देगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एक इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है लाइकेंस। और ये जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फंगस और दूसरा होता है एल्गा। जो एल्गा है, एल्गा को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जो अलगा है ये फाइकोबायोंट बोलते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करता है। और जो फंगस है इसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। और ये क्या करता है, ये इसको शेल्टर देता है, बैक्टीरिया को शेल्टर या फिर सेफ्टी देता है, मरने से बचाता है। और ये अलगा इसको खाना देता है और फंगस इसको प्रोटेक्शन और शेल्टर देता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है माइकोरहाइजा। माइकोरहाइजा क्या होता है, ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो होते हैं उनमें प्लस फंगस। जो हायर प्लांट्स के रूट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, उनके रूट्स में क्या होता है, ये फंगस जमा हो जाता है। ये फंगस और जमा होके ये रूट की हेल्प करता है, मतलब रूट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और बदले में ये प्लांट के रूट से खाना लेता है। और जब ये रूट्स और फंगस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, माइकोरहाइजा। इसको हम बोलते हैं माइकोरहाइजा। इसको हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी विल सी कि फंजाई की हैबिटेट क्या है। तो जो फंजाई होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लगभग हर जगह होते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि ये दुनिया के हर कोने में पाए जाएंगे और हर सिचुएशन में पाए जाएंगे और हर जगह में, जितनी भी टाइप्स की जगह है सब जगह फंजाई मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, या फिर वो फॉरेस्ट हो, कुछ भी हो, कैसा भी कंडीशन हो फंजाई होता ही होता है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी ज़िंदा रह सकता है। और फंजाई के ग्रो करने के लिए सबसे सूटेबल जो कंडीशन होती है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो
जगह वार्म होती है, मतलब थोड़ी गर्म होती है और ह्यूमिड होती है, जहाँ पे नमी होती है, ये बेस्ट होता है इसके लिए। ये सबसे अच्छा कंडीशन होता है किसी भी फंजाई को ग्रो करने के लिए। इसीलिए हम अपने खाना का जो फ्रिज में रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि फंजाई ग्रो ना करे। फ्रिज में बहुत कूल टेम्परेचर होता है तो वहाँ भी फंजाई ग्रो कर सकता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद, बहुत रेयर होता है। लेकिन जब कंडीशन वार्म होगा और ह्यूमिड होगा तो फंजाई बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और ये इनके लिए सबसे सूटेबल कंडीशन होता है ग्रो करने के लिए। इसके अलावा जो फंजाई हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड पे भी होते हैं, जहाँ पे जिस ज़मीन पे खेती हो रही होती है वहाँ पे भी ये पैदा हो जाते हैं। जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर ही पैदा हो जाते हैं, जैसे कि वीट प्लांट में होता है। और वीट प्लांट में जो होता है उसको हम वीट रस्ट कहते हैं। फंजाई से एक डिजीज़ होती है वीट रस्ट, जो कि वीट में होती है। और ये किससे होती है? ये होती है प्यूक्सीनिया से होती है। ये प्यूक्सीनिया एक फंजाई है जिससे वीट रस्ट होता है वीट प्लांट में। और इस लेक्चर के बाद हम आगे जाके सारी जितनी भी डिजीज़ हैं प्लांट्स में और ह्यूमन में जो फंजाई से होती हैं, मैं सारा एक लिस्ट बना दूंगा बाद में। इसके अलावा मस्टर्ड में भी होता है, जो एक मस्टर्ड प्लांट होता है। मस्टर्ड प्लांट में वाइट रस्ट होता है। वाइट रस्ट एक डिजीज़ है जो मस्टर्ड प्लांट में होता है। ये भी एक पैरासाइटिक फंजाई से होता है। एक पैरासाइटिक फंजाई होता है जिससे मस्टर्ड प्लांट में वाइट रस्ट होता है। नाउ विल सी कि फंजाई की बॉडी कैसी होती है। बॉडी, जो फंजाई की बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफा, या प्लूरल में हाइफे बोलते हैं। ये हाइफा जो होता है यही फंजाई का बॉडी होता है। और एक जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफा है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइसेलियम। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये एक ऐसा होता है, ऐसा, ये एक हाइफा है और ये आप जस्ट इमेजिन कि ये एक ब्रेड है। ये एक ब्रेड है या कोई भी खाने की चीज़ है जिस पे फंजाई पैदा हो रहा है, ये हाइफा है। अब एक हाइफा यहाँ निकला, एक हाइफा यहाँ निकला, एक हाइफा यहाँ निकला, और ऐसे करते करते ये एक नेटवर्क बना लेते हैं। ये एक हाइफा है, ये एक हाइफा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइफा मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसको नेटवर्क ऑफ हाइफा को हम क्या बोलते हैं? माइसेलियम। मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये माइसेलियम है और ये हाइफा है। अब हाइफा क्या होता है? हाइफा होता है सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है धागे की तरह। ब्रेड पे कभी आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा जो ऐसे ऐसे खड़ा होता है ब्रेड के ऊपर, ये फंजाई होता है। फंजाई का हाइफा होता है एक्चुअली, और वो बहुत सारे हाइफा मिलके एक माइसेलियम बनाते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसेलियम। और जितने भी हाइफा होते हैं एक फिलामेंट के शेप में होते हैं, फिलामेंट। ये जो एक हाइफा है, यही हाइफा जो फंजाई की बॉडी है, इस हाइफा को हम क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ फंजाई। जो फंजाई की बॉडी है वो हाइफा के फॉर्म में होती है, और अ नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसेलियम। अब ये हाइफा जो है ये दो टाइप का होता है। एक हाइफा ऐसा है जो सिंपल हाइफा है, एक हाइफा ऐसा है जिसमें यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं, ये बीच से सेपरेट होता है, मतलब बीच में वॉल होती है, ये सेल डिवाइडेड होता है। एक मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा है इसको हम सिनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। सिनोसाइटिक का मतलब ये है कि इसमें कई न्यूक्लियस है। एक ही हाइफा है, एक ही बॉडी है, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ। तो ये अ मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा इज कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफा। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन, काइटिन प्लस पॉलीसैकराइड्स। एक्चुअली काइटिन जो है ये केमिकल होता है, इसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। फंजाई के जो सेल वॉल है वो एन एसिटाइल
ग्लूकोसामीन से बना होता है और इस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को ही हम काइटिन भी बोलते हैं। और ये भी एक्चुअली पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होता है या फिर हम लॉन्ग चेन कह लें, लॉन्ग चेन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, इसके ये बहुत सारे यूनिट मिल के बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम काइटिन बोलते हैं, जिससे फंगस का सेल वॉल बना होता है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, उनकी बॉडी का जो आउटर पार्ट जो होता है वो भी इससे ही बना होता है, काइटिन से ही बना होता है। नाउ वी विल सी कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव हो सकता है या फिर असेक्सुअल हो सकता है या फिर सेक्सुअल हो सकता है। कैसे हो सकता है फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? या तो वेजिटेटिव होगा या असेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। अगर रिप्रोडक्शन फंजाई में वेजिटेटिव टाइप का है तो ये भी 3 तरीके से होगा। पहला कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि पार्ट में बंटते जाते हैं, वो अपने आप फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होते जाते हैं। तो एक तो तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन होगा या फिर फिजन होगा। फिजन जो होता है फंजाई में, ये भी एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। या फिर बडिंग होगा। बडिंग में क्या होता है कि जो इसका हाइफा है उससे एक बड निकलता है, बड्स निकलते हैं और वो एक नया हाइफा बन जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई में फ्रैगमेंटेशन से होगा, फिजन से होगा या बडिंग से होगा। जो फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है और उस स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया। और एक और तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर और ये ज़ूस्पोर है। और जो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी 3 तरीके से होता है और वो तीनों क्या है? oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? 3 तरीके से होगा, वेजिटेटिव होगा या असेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। और अगर फंजाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है तो या तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा या फिजन के थ्रू होगा या बडिंग के थ्रू होगा। और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो स्पोर्स से होगा, उस स्पोर्स को कोनिडिया बोलेंगे। असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया है और स्पोरेंजियोस्पोर है जिसको हम ज़ूस्पोर बोलते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी 3 तरीके से होगा, oospore होगा या एस्कोस्पोर होगा या बेसिडियोस्पोर होगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स है फंजाई में वो कहाँ बनते हैं? वो फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनते हैं। ऑल दीज 3 आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज़। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज़। इस फ्रूटिंग बॉडी में ये तीनों बनते हैं। जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो साइकिल में होता है। ये एक पूरा सेक्सुअल साइकिल होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो सेक्सुअल साइकिल होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट मियोसिस नहीं होता है, ये 3 स्टेज में होता है। या फिर ये भी कहते हैं कि 3 फेजेस में होता है। इनके सेक्सुअल साइकिल के जो होते हैं 3 फेज़ होते हैं। 3 फेज़ में सेक्सुअल साइकिल होता है। उनमें एक जो पहला फेज़ है वो है प्लाज्मोगेमी और जो दूसरा फेज़ है वो है कैरियोगेमी और जो थर्ड फेज़ है वो है मियोसिस। मतलब एक फेज़ में पहले प्लाज्मोगेमी होगा, दूसरे फेज़ में कैरियोगेमी होगा और थर्ड फेज़ में मियोसिस होगा। फेज़ बाय फेज़ होता है, डायरेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं ये। और ये सेक्सुअल साइकिल है, ये एक साइकिल होती है जिसको हम सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई बोलते हैं। और इसमें जो प्लाज्मोगेमी है, प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट। जो फंजाई होते हैं उनके जो गैमिट सेल जो होते हैं तो वो दो गैमिट फ्यूज़ करते हैं आपस में। और उन एक्चुअली पूरा गैमिट नहीं करता है,
एक्चुअली वो गैमीट्स के प्रोटोप्लास्ट होते हैं। तो उस पहला जो स्टेज है या पहला फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। और ये क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये टर्म सब याद रखने वाली है, प्रोटोप्लास्ट है, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट्स। और ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये गैमीट्स है, गैमीट्स, प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट्स। उसको हम क्या बोलेंगे, पहले फेज को प्लाज्मोगेमी। जो सेकंड फेज है कैरियोगेमी, ये कैरियोगेमी का मतलब क्या है, फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लियाई। जब दोनों प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न हो गया तो वो 2 सेल से 1 सेल बन गए, लेकिन डायरेक्टली जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली मिल नहीं जाता है, क्योंकि अभी दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग हैं। तो वो वैसे ही रहते हैं थोड़े टाइम तक। फिर थोड़े टाइम के बाद जब दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज़ होते हैं, उस फेज़ को हम बोलते हैं कैरियोगेमी, जिसका मतलब है फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज़ प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। और जो थर्ड फेज़ होता है वो होता है मियोसिस, क्योंकि जब प्लाज्मोगेमी हो गया, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो गया, फिर थोड़े टाइम के बाद फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस भी हो गया, दोनों न्यूक्लियस मिल गए, तो अब वो जाइगोट बन गया है। तो अब जाइगोट में फिर मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है, जिससे फिर नए गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लास्ट वाला स्टेज क्या है, मियोसिस। इसके बाद क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर्स। लास्ट वाला जो थर्ड फेज़ है मियोसिस है, ये जब मियोसिस होगा इसमें कैरियोगेमी के बाद, तो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल मिलके डायरेक्टली एक डिप्लॉइड बनाते हैं, जिसको हम 2n बोलते हैं। जैसे कि ये एक है ना, ये गैमीट है, हैप्लॉइड सेल, ये भी हैप्लॉइड सेल है n+n, और ये दोनों इमीडिएटली मिलके, जैसे पिछले बार हमने देखा था कि थोड़ी देर के बाद बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली ये 2n में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेरेंट बन जाते हैं। तो ये 2n ये फेज़ होता है, और ये एक डिप्लॉयड बन जाता है, और ये कुछ ही फंजाई में होता है। और ये जो है ये डिप्लॉयड है, ये इमीडिएटली बन गया है, n+n 2n। और ये n जो है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये फुल है क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीज़न हुआ है, इसलिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसके अलावा जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक डाइकैरियोटिक फेज़ होता है, डाइकैरियोटिक फेज़ भी होता है, ये बेसिडियोस्पोर्स में होता है। डाइकैरियोटिक एक फेज़ होता है एक्चुअली। इस फेज़ में जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करते हैं, वो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस रहते हैं। जैसे यहाँ मिल के 2n बन गया, लेकिन इस वाले फेज़ में ये 2n नहीं बनता है, ये n+n ही रहता है, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। यहाँ पर जो है ये 2 न्यूक्लियस, हाफ न्यूक्लियस मिलके, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड बना चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो डाइकैरियोटिक फेज़ है, डाइकैरियोन का मतलब ही यही है, डाई और कैरियोन 2 न्यूक्लियस। तो इसमें जो एक ही सेल में दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, n+n। और ये जो न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोन। और ये जो पूरा फेज़ है, इतना जो टाइम तक रहता है, उस फेज़ को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज़, या फिर डाइकैरियो फेज़ भी बोलते हैं। नाउ वी विल सी कि फंजाई के यूजेस क्या होते हैं। क्या है यूजेस ऑफ फंजाई। फंजाई एक्चुअली बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि इससे कई सारी दवाई बनाई जाती हैं। जैसे कि एक दवा इससे बनाई जाती है LSD, ये लाइसर्जिक एसिड होती है, और ये दवा काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, तो ये फंजाई से ही बनाई जाती है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट दवा होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिन्स। ये NCERT में 2 या 3 जगह दी हुई है, 3 जगह दी हुई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये ह्यूमन यूज़ के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दवा स्टैटिन होती है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल जब ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये उसको कम करती है। स्टैटिन्स क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है।
और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिन। और ये कहाँ से मिलती है, एक फंगस से मिलती है। इसके अलावा फंजाई से कुछ एंजाइम्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वाइटामिन्स भी फंजाई से पाए जाते हैं। इसके अलावा फंजाई को ब्रेड बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा बियर बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा वाइन बनाने में भी फंजाई का यूज़ होता है। और चीज़ बनाने में भी फंजाई का यूज़ होता है। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलिन होती है वो फंजाई से ही बनाई जाती है, और जिस फंजाई से बनाई जाती है उसका नाम है पेनिसिलियम। और जो दुनिया में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक ढूंढी गई थी वो भी फंजाई से ही ढूंढी गई थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंजाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एंटीबायोटिक बनती है जितनी भी। और जो एंटीबायोटिक फंजाई से बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेडिसिन भी है, एक एंटीबायोटिक भी है, क्योंकि ह्यूमन यूज़ में ये बहुत ज़्यादा आती है। और इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो बैक्टीरिया की डिजीज़ होती हैं वो इससे ही ठीक की जाती हैं। जिस फंजाई से हम ब्रेड और बियर बनाते हैं, ब्रेड और बियर या फिर वाइन बनाते हैं या अल्कोहल, उस फंजाई का नाम है सैक्रोमाइसेस सर्विसिया। ये जो सैक्रोमाइसेस है ये एक फंजाई है। इस फंजाई से ही ब्रेड बनता है, बियर बनता है और वाइन भी बनता है। पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो जिस फंजाई से बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज़ अ ग्रुप ऑफ फंजाई फ्रॉम विच वी मेक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इसके अलावा एक फंजाई होता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इसको हम जेनेटिक स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। जो फंजाई है न्यूरोस्पोरा, इसको हम जेनेटिक स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फंजाई है जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स एक फंजाई है जिसको ह्यूमन यूज़ में लिया जाता है। और कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जिनको हम खाते भी हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। ये जो मॉरेल्स एंड ट्रफल्स हैं ये भी एक फंजाई है जिसको हम खाते हैं, जो एडिबल है और जो ह्यूमन यूज़ में आते हैं। नाउ विल सी डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई। तो फंजाई जो है ह्यूमन में बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं और प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। इनकी वजह से ह्यूमन और प्लांट दोनों में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो हमको ज़्यादा पढ़ना होता है और वो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि एक तो डिजीज़ है अर्गोट। एक अर्गोट डिजीज़ है जो कि एक फंजाई से होता है। उस फंजाई को हम बोलते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरा। ये जो क्लेविसेप्स परप्यूरा फंजाई, इससे अर्गोट डिजीज़ होती है। ये प्लांट्स में भी होती है और ह्यूमन में भी होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा या टीवी में ऐड देखा होगा कि रिंगवर्म होता है एक। ये डिजीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं रिंगवर्म। और रिंगवर्म को ही एथलीट्स फुट भी बोलते हैं। और ये जिस फंजाई से होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा या एपिडर्मोफाइटॉन। ट्राइकोडर्मा। और एक और होता है एपिडर्मोफाइटॉन। और एक और होता है माइक्रोस्पोरम। ये तीनों फंजाई हैं, इनसे रिंगवर्म होता है। और ये डिजीज़ बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। इंडिया में तो वार्म क्लाइमेट है, तो गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये डिजीज़ होती है और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो इनसे ही होती है। इसके अलावा एक और डिजीज़ होती है कैंडिडियासिस। तो ये कैंडिडियासिस होती है, ये ओरल भी होती है और बॉडी के कुछ और पार्ट्स में भी होती है। और ये जिस फंगस से होता है उसको हम बोलते हैं कैंडिडा। कैंडिडा इज़ अ ग्रुप ऑफ फंगस विच कॉज कैंडिडियासिस। और ये डिजीज़ इतना ज़्यादा फैली हुई है कि ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट में हो जाता है, किसी भी पार्ट में हो जाता है, और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, जल्दी छूटती नहीं है।
तो ये सब तो बाकी बाद में पढ़ना है MBBS में जाने के बाद। एक और डिजीज़ होती है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस, और ये जो एस्परजिलोसिस डिजीज़ होती है ये भी एक फंगस से होती है, जिस फंगस को हम बोलते हैं एस्परगिलस। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्परगिलस। तो इतने डिजीज़ फंजाई में पढ़ने के लिए इनफ है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फंजाई। तो जितने भी फंजाई थे उनको हमने 4 टाइप में बांट दिया। तो 4 टाइप्स में जब हमने बांटा तो जो हमारी बेसिस थी, जिन वजह पे जिन बातों के बेसिस पर हमने उनको डिवाइड किया, वो चीज़ें ये हैं। जो पहला क्राइटेरिया था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। जो पहला क्राइटेरिया था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। जो सेकंड क्राइटेरिया था वो हमारा क्या था? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड क्राइटेरिया था फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। फोर्थ क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन। जो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया था फंजाई को डिवाइड करने का वो है रिप्रोडक्शन। और जो फिफ्थ क्राइटेरिया है वो क्या है उनका? न्यूट्रिशन। तो जो फंजाई को डिवाइड करना था कि कितने कितने टाइप्स के फंजाई हैं, तो उनको डिवाइड करने के लिए हमने 5 चीज़ों का हमने बेसिस बनाया। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, कि उनका माइसेलियम कैसा होता है, उस बेसिस पर हमने कुछ फंजाई को डिवाइड किया। फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि उनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका क्या मोड है, क्या तरीका है, उस बेसिस पर हमने कुछ फंजाई को डिवाइड किया। और उनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे बनती है उस बेसिस पर कुछ डिवाइड किया, कुछ को रिप्रोडक्शन के बेसिस पर और कुछ न्यूट्रिशन के बेसिस पर। और इस तरह से डिवाइड करके हमने 4 तरीके की फंजाई डिवाइड किया। सो द फंजाई आर ऑफ 4 टाइप्स। और वो जो 4 तरह की फंजाई हैं, जो 4 हमने डिवाइड किया है 4 टाइप्स की फंजाई, वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला टाइप था वो कौन सा है? फाइकोमाइसिटीज। सेकंड कौन सा है? एस्कोमाइसिटीज। थर्ड है बसीडियोमाइसिटीज। और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो द फंजाई वी आर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीज़न। और वो चारों फंजाई कौन कौन से हैं जिनको हमने 4 तरीके से डिवाइड किया है सारे फंजाई को? एक है फाइकोमाइसिटीज़, एक है एस्कोमाइसिटीज़, एक है बेसिडियोमाइसिटीज़ और एक है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो अब तक हमने जितनी फंजाई देखे हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टर होते हैं जो हर फंजाई में होते ही होते हैं। तो हमने एक समरी बनाई है कि एक फंजाई में क्या क्या होता है, फंजाई कैसा होता है। तो उसके सारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? जो फंजाई इज़ यूकैरियोटिक। फंजाई जो होता है वो प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब ट्रू सेल होता है। और उसमें एक न्यूक्लियस होता है जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो फंजाई इज, पहला पॉइंट है फंजाई इज यूकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट है फंजाई इज नॉन वास्कुलर। मतलब जो फंजाई ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है, जैसे और ऑर्गेनिज्म में होता है कि उनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, न्यूरॉन्स हैं, ऐसे वास्कुलर सेल उनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है, वो नॉन वास्कुलर होते हैं। और वो नॉन मोटाइल होते हैं। फंजाई कहीं मूव नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पैर हैं वो कहीं चल के चले जाएंगे। वो नॉन मोटाइल है, एक जगह पे ही फिक्स रहता है, जहाँ पे ग्रो हो जाता है वहीं पे ग्रो होता है। और फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। या तो वो पैरासाइटिक होते हैं या सेप्रोफाइटिक होते हैं या कुछ कॉप्रोफाइलस भी होते हैं। इन सब का डिटेल मैंने बता रखा है ऑलरेडी। और अगर सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो फंजाई कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ फिलामेंटस होते हैं। या तो एक सेल वाला फंजाई है जैसे कि ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया है, वो यूनिसेलुलर होता है। और कुछ फिलामेंटस होते हैं। और फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर्स से होता है। स्पोर्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? थ्रू स्पोर्स है। और किसी भी फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। फोटोसिंथेसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, इसके लिए क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, जो कि फंजाई में नहीं होता है। इसलिए उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक केमिकल कंपाउंड है जिससे फंजाई का सेल वॉल बना होता है। और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फंजाई में 3 तरीके से हो सकता है, या तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, या फिर असेक्सुअल होगा, या फिर वेजिटेटिव होगा। ये सारे फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर फंजाई में होते हैं। इसके बाद कुछ फंजाई को उनके फीचर्स के बेसिस पर हमने पार्ट में बांट दिया, 4 टाइप्स में बांट दिया। जितने भी फंजाई थे उनके कुछ फीचर के बेसिस पर हमने एक कैटेगरी बना दी, कुछ फीचर के बेसिस पर दूसरी कैटेगरी बना दी, कुछ फीचर के बेसिस पर तीसरी बना दी। ऐसे करते करते हमने जितनी भी फंजाई थे पूरी दुनिया के, उनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। और उन चारों कैटेगरी को हम डिटेल में देखेंगे कि वो फंजाई कैसे कैसे होते हैं। जितने भी फंजाई थे उनको 4 कैटेगरी में जो हमने बांटा, उनमें जो पहला कैटेगरी था वो है फाइकोमाइसिटीज। लेक्चर के लास्ट में या फिर जब ये कैटेगरी हम एक एक करके देखेंगे तो हम इनका सारा मैं एग्जांपल भी बता दूंगा। पहली कैटेगरी थी फाइकोमाइसिटीज, दूसरी कैटेगरी थी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये जो 4 कैटेगरी फंजाई की है, इनको जो बांटने का जो बेसिस है वो 2 बेसिस होता है मेनली। ऐसे तो बहुत सारे बेसिस हैं, लेकिन जो मेन जो क्राइटेरिया है वो 2 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर हमने 4 तरह के फंजाई बनाए हैं। और वो 2 क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, कि फंजाई का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है और खाना वो कैसे खाते हैं, वो अपना खाना कैसे लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। इन 2 चीज़ों के बेसिस पर हमने सारे फंजाई को 4 कैटेगरी में बांट दिया। जो पहला कैटेगरी था फंजाई का उसको हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल है म्यूकर, दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस, और तीसरा एग्जाम्पल है अल्ब्यूगो। ये तीनों क्या है, ये फंजाई के एग्जाम्पल हैं, ये इनके नेम्स हैं। फाइकोमाइसिटीज के 3 नेम्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से हैं? म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो। इसके अलावा और भी है, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना, इसलिए मैंने सिर्फ ये 3 लिखा है। और ये जो राइजोपस होता है ये होता है ब्रेड मोल्ड, इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। कभी आपने देखा हो कि जो खाने वाला जो ब्रेड होता है, स्लाइस ब्रेड होता है, उस पर फंगस लग जाता है। जो फंगस उस पर पैदा हो जाते हैं अगर उसको हम वार्म क्लाइमेट में रख दें तो वो राइजोपस फंगस ही होता है, राइजोपस होता है। ये ब्रेड पे ज़्यादातर ग्रो होता है, वार्म क्लाइमेट में ग्रो हो जाता है। और ये जो अल्ब्यूगो है ये मस्टर्ड प्लांट पे पैरासाइट होता है। मस्टर्ड प्लांट पैरासाइट मतलब ये जो अल्ब्यूगो है ये मस्टर्ड प्लांट पे ग्रो करता है और उस पर ये पैरासाइटिक होता है, उनसे अपना खाना लेता है और प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है। फाइकोमाइसिटीज का जो माइसेलियम होता है वो कैसा होता है? असेप्टेट होता है। फाइकोमाइसिटीज का माइसेलियम असेप्टेट होता है, मतलब जो इनका ऐसे ये जो हाइफा है ये इसमें सेप्टा नहीं होता है, ये बीच में ये जो हाइफा का ये डिवीज़न नहीं होता है, अलग अलग ये डिवाइड नहीं होता है, ये कोई सेप्टा बीच में नहीं होता है, ये असेप्टेट होते हैं। और इनकी बॉडी सीनोसाइटिक होती है। सीनोसाइटिक बॉडी का मतलब ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इनके एक माइसीलियम में या एक हाइफा में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम इनको सीनोसाइटिक बोलते हैं। ये ग्रो कहाँ करते हैं? ये डैम प्लेस में ग्रो करते हैं। डैम प्लेस ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा नमी रहती हो, वाटर रहता हो, ऐसी जगह पे ये ग्रो करते हैं। या फिर ये वाटर में भी ग्रो करते हैं, या फिर ये सॉइल में भी ग्रो करते हैं, जहाँ पे नमी होती है, गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। या फिर प्लांट लॉग पे ग्रो करते हैं। जो
कोई प्लांट है वो गिर गया है, या प्लांट के जड़ में, पेड़ों के जड़ में ये ग्रो करते हैं जहाँ पे गीला होता है, जहाँ अक्सर बारिश होती है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वो ज़ूस्पोर से होता है या फिर अप्लेनो स्पोर से इनका रिप्रोडक्शन होता है, जो कि मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दोनों तरीके के हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ज़ूस्पोर या अप्लेनोस्पोर। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये जो ज़ूस्पोर या अप्लेनोस्पोर ये जो प्रोड्यूस होंगे, ये कैसे प्रोड्यूस होंगे? ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर फंजाई में अलग तरीके से होता है। किसी किसी में एंडो होता है, किसी में एक्सो होता है। तो यहाँ पे जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एंडोजीनसली होगा, एंडोजीनस होगा। और ये बनता कहाँ है? ये बनता है फ्रूटिंग बॉडीज़ में। फ्रूटिंग बॉडीज़ में एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं ज़ूस्पोर या अप्लेनोस्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और फाइकोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ज़ाइगोस्पोर से। जो ज़ूस्पोर थे और अप्लेनोस्पोर थे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे थे, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ज़ाइगोस्पोर से होगा। और ज़ाइगोस्पोर जो है वो सिमिलर भी हो सकता है या फिर डिसिमिलर भी हो सकता है। ये जो ज़ाइगोस्पोर है ये एक जैसे भी हो सकते हैं, दो ज़ाइगोस्पोर, और अलग अलग भी हो सकते हैं। सिमिलर होंगे तो हम इनको आइसोगेमस बोलेंगे, और डिसिमिलर होंगे तो एन आइसोगेमस बोलेंगे। दो तरह के ज़ाइगोस्पोर हैं, या तो सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे। अगर सिमिलर ज़ाइगोस्पोर्स होंगे तो उनको हम आइसोगेमस बोलेंगे, अगर डिसिमिलर होंगे तो उनको हम एन आइसोगेमस बोलेंगे। और इनके जो 3 एग्जाम्पल थे वो कौन कौन थे? म्यूकर राइजोपस और अल्ब्यूगो। ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है फाइकोमाइसिटीज़ के। एस्कोमाइसिटीज़ का जो माइसेलियम है, मतलब जो इनका बॉडी है वो कैसा है? वो है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जो माइसेलियम है ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक हो सकता है, या पैरासाइटिक हो सकता है, या कॉप्रोफाइलस हो सकता है, या फिर डीकम्पोजर्स भी हो सकता है। ये इतने तरह के इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एस्कोमाइसिटीज़ की जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल स्पोर से होता है, और उस स्पोर को हम बोलते हैं कोनिडिया। जो इसके असेक्सुअल स्पोर हैं वो है कोनिडिया। और ये कोनिडिया प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? कोनिडियोफोर पे। कोनिडिया कहाँ पैदा होगा? कोनिडियोफोर पे एक्सोजीनसली। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सोजीनसली कोनिडिया प्रोड्यूस होगा कोनिडियोफोर पर। और इसी कोनिडिया का ये जो कोनिडियोफोर है इस पे पैदा होगा कोनिडिया, और इस कोनिडिया का ही जब जर्मिनेशन होगा तो माइसेलियम बन जाएगा, वो फंजाई बन जाएगा। और एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर से। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसके स्पोर्स हैं उसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। और ये एस्कोस्पोर कहाँ पैदा होगा? ये पैदा होगा एस्कोकार्प्स पे। एस्कोकार्प्स क्या है? एस्कोकार्प्स इसका फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कोकार्प्स इज अ फ्रूटिंग बॉडी जिसपे एस्कोस्पोर पैदा होता है, और इससे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो एस्कोस्पोर जो हैं ये एस्कोकार्प्स पे पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ये एंडोजीनसली होते हैं, ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोस्पोर एंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है एस्कोकार्प्स पर, और ये एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है। और फिर ये एस्कोस्पोर्स में जर्मिनेशन होती है, फिर ये प्रॉपर माइसेलियम फंजाई की बॉडी बन जाता है।
जो सेकंड टाइप का फंजाई है वो है एस्कोमाइसिटीज़, और एस्कोमाइसिटीज़ को ही हम सैक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि एस्कस का मीनिंग होता है सैक, इसलिए हम इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। और सैक फंजाई के जो 5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, 6 हैं एक्चुअली। तो पहला है सैक्रोमाइसिस, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे ब्रेड बनता है। जो हम ब्रेड खाते हैं वो इससे ही बनाया जाता है, इसके हेल्प से। और इसके अलावा इससे बियर बनती है, वाइन बनती है, और चीज़ भी बनती है। जो चीज़ हम खाते हैं वो सैक्रोमाइसिस से ही बनती है। जो सेकंड एग्जांपल है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनती है, जो जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम फंगस से बनाई जाती है। और इसके अलावा एक क्लेविसेप्स है, ये भी ह्यूमन डिजीज़ में इसका यूज़ होता है, डिजीज़ की स्टडी करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अलावा एक न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा जो है ये जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है। और एक इसके अलावा दूसरा एस्परजिलस है, जो कि एस्परजिलस से क्या होता है, एक डिजीज़ होती है। एस्परजिलोसिस एक डिजीज़ है जो कि एस्परजिलस फंगस से होती है ह्यूमंस में। और मोरेल एंड ट्रफिल जो है ये एस्कोमाइसिटीज़ एक फंगस है जिसको हम खा सकते हैं, ये एडिबल है। मोरेल एंड ट्रफिल्स को हम खाते हैं, ये एडिबल होते हैं, इनको हम खा सकते हैं, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है। जो थर्ड टाइप का फंगस है वो है बसीडियोमाइसिटीज़, और बसीडियोमाइसिटीज़ को ही हम ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। और ब्रैकेट फंजाई, और हम इसको पफ बॉल्स भी बोलते हैं, पफ बॉल्स या ब्रैकेट फंजाई। और इसके 3 एग्जाम्पल है जो हमारी स्टैंडर्ड बुक में दिए हुए हैं। एक है एगैरिकस है, दूसरा प्यूक्सीनिया है, और तीसरा अस्टिलैगो है। और बसीडियोमाइसिटीज़ को हम रस्ट एंड स्मट फंगस भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्यूक्सीनिया होता है इससे रस्ट होता है, इसलिए हम इसको रस्ट फंगस बोलते हैं। और अस्टिलैगो से स्मट होता है, इसलिए हम स्मट फंगस बोलते हैं। ये प्लांट डिजीज़ हैं जो प्लांट में ही रस्ट और स्मट होता है, जैसे मस्टर्ड प्लांट है, कॉटन प्लांट है, इन सब में इससे डिजीज़ होती है। और ये एगैरिकस जो है ये मशरूम है, ये मशरूम हम खाते भी हैं। कुछ मशरूम एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, कुछ पॉइजनस भी होते हैं जिनको खा के लोग मर जाते हैं, और कुछ खाते भी हैं। जो खाने वाले मशरूम हैं उनको हम ऐसे कमर्शियली भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम एगैरिकस बोलते हैं। एगैरिकस क्या है, एक मशरूम है, और ये एक बसीडियोमाइसिटीज़ टाइप का फंगस है। और ये वाले जो फंगस है ये ज़्यादातर वुड डिकम्पोजर होते हैं, जो कि वुड को डीकम्पोज करते हैं। मतलब अगर लकड़ी कहीं गीली जगह पे रखी हुई है, नम जगह पे रखी हुई है, थोड़े थोड़े टाइम पे ख़राब होती जाती है, और उसका जो वुड डिकम्पोजिंग का काम है ये बसीडियोमाइसिटीज़ वाला फंगस ही करता है। इसके अलावा ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। सैप्रोफाइट और पैरासाइट भी होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स में होते हैं या फिर डेड प्लांट्स में होते हैं। बसीडियोमाइसिटीज़ की जो माइसेलियम होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। जो इनकी माइसेलियम है, जो इनकी बॉडी का नेटवर्क है, वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, मतलब बीच बीच में सेप्टा होता है, लेयर्स से डिवाइड होता है, एक वॉल की तरह होता है सेल्स के बीच में, इसलिए हम उसको सेप्टेट और ब्रांच बोलते हैं। इसकी माइसेलियम ब्रांच और सेप्टेट है। और इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता ही नहीं है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बसीडियोमाइसिटीज़ में नहीं होता है, क्योंकि इसमें असेक्सुअल स्पोर्स ही नहीं पाए जाते हैं। जब स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि फंजाई में रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। और इसमें स्पोर्स जो हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स जो हैं वो पाए ही नहीं जाते हैं। इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो इसमें कॉमनली पाया जाता है, और वो कैसे होता है, वो होता है फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो कि बसीडियोमाइसिटीज़ में होता है। बसीडियोमाइसिटीज़ में सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं है और सेक्स ऑर्गन भी नहीं है, एब्सेंट होता है। लेकिन इनमें प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है,
कि दो अलग अलग स्ट्रेन के या दो अलग जीनोटाइप्स के जो सेल हैं फंगस के, वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक डाइकैरियोटिक स्टेज होता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस तरह से प्लाज्मोगेमी होता है, फ्यूज़न ऑफ टू डिफरेंट सोमैटिक सेल्स। और वो सोमैटिक सेल्स बसीडियोमाइसिटीज़ के ही होंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मोगेमी होगा इसमें। और जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बसीडियोस्पोर्स से होगी। ये कैसे होगी? बसीडियोस्पोर्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर है बसीडियोमाइसिटीज़ में, उसको हम बोलेंगे बसीडियोस्पोर। और ये बसीडियोस्पोर कहाँ पैदा होता है? ये पैदा होता है बसीडियो कार्प्स पे। बसीडियो कार्प्स पे एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होगा। एक्सोजीनसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बसीडियोस्पोर से होगा। बसीडियोस्पोर एक स्पोर है बसीडियोमाइसिटीज फंगस का, और ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होगा बसीडियो कार्प्स पे। बसीडियो कार्प्स के ऊपर पैदा होगा या अंदर पैदा होगा, उसको हम बसीडियोस्पोर बोलेंगे। और ये जो बसीडियो कार्प्स है, ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है। बसीडियो कार्प्स ही फ्रूटिंग बॉडी है जिस पे बसीडियो स्पोर्स पैदा होते हैं। इसके बाद चौथा और आखिरी टाइप का जो फंगस है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़। और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को ही हम इनकम्प्लीट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टा बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई या इनकम्प्लीट फंजाई वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जितने भी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो स्पोर हैं वो इस टाइप के फंगस में होते ही नहीं है, नहीं मिलते हैं। और अगर अब मिलते हैं तो उनको हम या तो एस्कोमाइसिटीज़ में रख देते हैं या फिर बसीडियोमाइसिटीज़ में रख देते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। कैसे? फ्रेगमेंटेशन से। या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? कोनिडिया से होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर हैं उस स्पोर को हम बोलेंगे कोनिडिया। कोनिडिया स्पोर है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और इसके जो 3 एग्जाम्पल हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक अल्टरनेरिया है और क्वालिटोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है। ये 3 एग्जाम्पल जो हमारे स्टैंडर्ड बुक में दिए हुए हैं वो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के हैं। इसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है? ये मिनरल साइकिलिंग करते हैं। जैसे जो एटमॉस्फेयर में मिनरल्स हैं, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है, इन चारों जो एलिमेंट हैं इनका जो ये साइकिलिंग होती है एटमॉस्फेयर में, इसमें ये हेल्प करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसके अलावा इनका एक और इम्पॉर्टेंट काम है, ये डिकम्पोजर ऑफ लिटर्स होते हैं। मतलब जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है या एनिमल वेस्ट होता है एटमॉस्फेयर में इधर उधर पड़ा हुआ, उसको डिकम्पोज करके रिसाइकिल करते हैं, ये वापस ऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ देते हैं। और ये फंजाई का लास्ट पार्ट था, चौथा पार्ट था। ये चारों फंजाई अब हो चुके हैं।